एक और नई एमसीक्यू की क्लास के साथ हम नई क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें करेंगे हम एमसीक्यू के एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-4 क्वेश्चन कराऊंगी। आज सारे मोस्टली क्वेश्चन हमने उठाए कहाँ से हैं, जो एक मनोविज्ञान का साइकोलॉजी की जो हिस्ट्री होती है, मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से उठा रखे हैं। काफ़ी बार क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग जो क्वेश्चंस थे वो देखे हैं मैंने, उसके बाद ही क्लास लेकर आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है ईशा, इसका आंसर तो दे रखा है लेकिन इसकी हिस्ट्री देखते हैं। ईशा की 16वीं सदी तक मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? 16वीं सदी तक देखो, मनोविज्ञान पहले किसका पार्ट था? दर्शन शास्त्र का, यानी कि फिलॉसफी का पार्ट है। हर कोई सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ हो, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, फिजिक्स है, हर कोई सब्जेक्ट है वो कहाँ से निकल कर आया है? वो फिलॉसफी से निकल कर आया है, दर्शन शास्त्र से निकल कर आया है। यानी कि जो मनोविज्ञान है ये पहले किसका पार्ट था? दर्शन शास्त्र का पार्ट था। अब दर्शन शास्त्र से इसको अलग किसने किया? अरस्तु और प्लेटो ने इसको क्या बना दिया? दर्शन शास्त्र से इसको अलग करके इसको क्या बना दिया? मनोविज्ञान में ले आए इसको। ठीक है, अब मनोविज्ञान यानी कि इसको क्या बना दिया? साइकोलॉजी। और ऐसा करने वाले कौन थे? ऐसा करने वाले कौन थे? प्लेटो और अरस्तु। जब इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो 400 ईसा पूर्व इसको किस में पढ़ा जाता था? इसको पढ़ा जाता था दर्शन शास्त्र के साथ। लेकिन 400 ईसा पूर्व के बाद कई सारे मनोवैज्ञानिक आए, जिसमें से महान मेन कौन रहे हैं? प्लेटो और अरस्तु। और प्लेटो और अरस्तु ने इसको दर्शन शास्त्र से तो अलग कर दिया और इसको एक नया विषय का नाम दे दिया, मनोविज्ञान। जब इसके पार्ट्स को इसको देखें तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, पूछा हुआ है साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। और इसको पार्ट्स में तोड़े तो ये क्या है? साइको और लोगस। अब साइको का मतलब क्या होता है? साइको का मतलब होता है आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं हम? मनोविज्ञान में हम करते हैं आत्मा का अध्ययन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? साइंस ऑफ किसका? शॉल। यानी कि शॉल क्या है? साइको क्या है? शॉल। और शॉल में क्या किया जाता है? आत्मा का अध्ययन, यानी कि साइंस ऑफ शॉल बोला जाता है। और ये कब तक बोला गया इसको? 16वीं शताब्दी तक। 16वीं शताब्दी कहाँ तक रही होगी? 1599 तक रही होगी 16वीं शताब्दी। तब तक इसको ऐसा बोलने वाले कौन थे? प्लेटो और अरस्तु। इनके हिसाब से इसको क्या बोला जाता था? आत्मा का अध्ययन करते हैं। दिक्कत तब आई जब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्वेश्चन मार्क लगाया कि आत्मा को हम देख नहीं सकते, आत्मा को हम छू नहीं सकते, उसका प्रकार नहीं पता, उसका रंग नहीं पता, तो हम एक आत्मा का अध्ययन कैसे करें? तब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि आत्मा का अध्ययन नहीं है, ये तो फर्स्ट इसकी हिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको, और दूसरी बार फिर इसको बोला गया मन या मस्तिष्क का अध्ययन। मन या मस्तिष्क का अध्ययन। और इसी बेस पर इसको क्या बोल दिया गया? साइंस ऑफ माइंड। ऐसा बोलने वाले कौन थे? ऐसा बोलने वाले कौन थे? इटली के पैम्पोनोजी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? मन और मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे, साइंस ऑफ माइंड है। और ये कब बोला गया इसको? 17वीं शताब्दी में। यानी कि लगभग 100 सालों तक इसको आत्मा का विज्ञान में पढ़कर इसको क्या पढ़ा गया? मन और मस्तिष्क का विज्ञान। लेकिन दिक्कत फिर वही थी कि क्या हम मन को देख सकते हैं? क्या उसका आकार पता है? क्या उसको प्रकार पता है? क्या उसको किलो, 2 किलो, किलोमीटर, 2 किलोमीटर में माप सकते हैं? फिर से ये सेम सिचुएशन आई और फिर क्या कहा गया कि जैसे इसको साइंस ऑफ शॉल नहीं कहेंगे, वैसे ही इसको साइंस ऑफ माइंड भी नहीं कहेंगे। तो फिर क्या कहेंगे इसको? तीसरी बार आया चेतना का अध्ययन। चेतना का अध्ययन। और चेतना का अध्ययन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन सिगमंड फ्राइड जब तक ये चेतना का अध्ययन कहने वाले, ये कब कहा गया इसको? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में इसको क्या कहा गया? चेतना का अध्ययन। कहने वाले कौन थे? पूछा जाता है। पहले साइंटिस्ट का नाम है वाइव्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जिसको लास्ट में जाकर क्या कहा गया कि
आधुनिक मनोविज्ञान के पिता, क्योंकि इन्होंने लिप्जिंग शहर, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में क्या की थी, एक लैब की स्थापना की थी 1879 में। 19वीं शताब्दी में इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में एक लैब की स्थापना की थी, प्रयोगशाला बनाई थी, जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जा रहा था, आदमी के चेतन मन का अध्ययन किया जा रहा था। और इसी बेस के ऊपर इन विलियम वुंड को क्या कहा जाता है, मॉडर्न आधुनिक मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है विलियम वुंड को। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली प्रयोगशाला बनाई। ऐसा नहीं है कि आदमी के ऊपर प्रयोग पहले नहीं होते, प्रयोग पहले भी होते रहे, लेकिन पहली प्रयोगशाला बनाने वाले कौन थे, विलियम वुंड। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में एक प्रयोगशाला बनाई, एक लेबोरेटरी बनाई, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट किए गए, और उसी आधार पर इसको क्या कहा गया, मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कहे गए या उनके जनक कहे गए। ठीक है, आज उसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो प्रयोगशाला बनाई गई थी उसको आज के दिन क्या कहा जाता है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। और ये क्या कहते थे, ये चेतना का अध्ययन कहते थे, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, और इन्होंने यहाँ पर प्रयोग भी किए। लेकिन जब सिगमंड फ्रायड आए, मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि आदमी का सिर्फ चेतन मन नहीं होता है, आदमी के अंदर अर्धचेतन और अचेतन मन भी होता है। जबकि उन्होंने जब हिमखंड के साथ कंपैरिजन किया तो 1/10 तो क्या बोला, चेतन मन है, और 9/10 क्या बोला उन्होंने, अचेतन मन है। यानी कि आदमी के अंदर जो दमित इच्छाओं का जो भंडार होता है, जो इच्छा है उसकी दब जाती है, वो कहाँ होती है, 9/10 हिस्से में होती है। 1/10 हिस्सा कौन सा, जो तुम मेरे को सुन रहे हो, अभी तुम्हारे दिमाग में जो सीधी चीजें जा रही हैं, यानी कि जो जागृत मन है वही तो क्या है, वो है चेतन मन। और मेरी क्लास खत्म हुई, अगला टीचर आया, मेरी कही हुई बातें कब गई, अब वो एक बार के लिए अर्धचेतन मन में चलेगी, 2-4 महीने उसको नहीं पढ़ोगे तो वो कहाँ चली जाएंगी, अचेतन मन में। लेकिन जब धक्के से उसके ऊपर जोर आजमाइश करोगे, रिवीजन करोगे, तो हो सकता है कि वो अचेतन से अर्धचेतन में आए और फिर चेतन मन में आ जाए। यानी कि सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा कि चेतन मन ही नहीं है हमारे पास, 9/10 हिस्सा तो अचेतन मन है। तो इसलिए इसको भी क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। और जब इसको नकारा गया तो एक मनोवैज्ञानिक और आए, वाटसन, जिन्होंने 20वीं सदी में इसको क्या कहा, व्यवहारवाद का, व्यवहार व अनुभूति का अध्ययन। यानी कि चौथी जो स्टेज आई इसकी, उसमें क्या कहा गया कि ये क्या है, व्यवहार व अनुभूति का अध्ययन है। का एक क्वेश्चन बताया, आगे कई सारे क्वेश्चन इसी बेस पर निकलेंगे। व्यवहार व अनुभूति का अध्ययन, यानी कि हम क्या कहेंगे, साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म एंड बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। व्यवहार का व अनुभूति का अध्ययन करता है। और ये कब कहा गया, 20वीं शताब्दी में। कौन थे ये कहने वाले, वाटसन। इसके साथ कौन थे, स्किनर। इसके साथ कौन थे, पावलोव। जो तुम अधिगम वाला चैप्टर पढ़ते हो, स्किनर और पावलोव, यानी कि कुत्ते और घंटी का संबंध बताया था। पावलोव ने चूहों पर, उन पर एक्सपेरिमेंट किया था। स्किनर ने ये किस पर एक्सपेरिमेंट करते थे, मोस्टली जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करते थे, और वहां से वो जो व्यवहार निकाल कर लाते थे उसको अप्लाई किस पर करते थे, ह्यूमन पर करते थे। और वाटसन को क्या कहा जाता है, वाटसन को क्या कहा जाता है, व्यवहारवाद का जनक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्यवहारवाद के जनक कौन है, वाटसन। यानी कि मेन भूमिका किसकी थी, वाटसन की थी। और इसके साथ काम करने वाले कौन थे, स्किनर और पावलोव, जो तुम अधिगम लर्निंग वाले चैप्टर में पढ़ते हो। आज के दिन मनोवैज्ञानिक क्या है, आज के दिन मनोविज्ञान क्या है, व्यवहारवाद का या व्यवहारवाद का विज्ञान है, या साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म है, जिसके जनक किसको कहा जाता है, वाटसन को। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब चेतना वर्ड की बात हो रही थी तो मैकडूगल ने एक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक लिखी थी। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द को एक बुरा शब्द कहा था। चेतन मन क्या होता है, जागृत मन। अब जागृत मन में तो क्या होगा, अपनी इच्छाएं पूरी करने की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया था, चेतना शब्द तो अपने आप में एक बुरा शब्द है। किसने कहा, मैकडूगल ने। कौन सी बुक में कहा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। एक रीट की परीक्षा में पूछा गया था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के कौन से पेज पर चेतन शब्द को बुरा शब्द कहा गया है, 16वें पेज पर।
चेतना को बुरा कहने वाले कौन थे? मैकडूगल। ठीक है, फिर उसके बाद एक कथन निकल कर आता है वुडवर्थ का। किसका कथन निकल कर आता है? वुडवर्थ का। और वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ क्या कहते हैं? मनोविज्ञान के अंदर पहले उन्होंने आत्मा को छोड़ा, मन को त्यागा, चेतना को खोया और व्यवहारवाद को अपनाया। मनोविज्ञान ने आत्मा को छोड़ा, मन को खोया, चेतना को त्यागा और फाइनली किसको अपनाया? व्यवहार को अपनाया। ऐसा कहने वाले कौन है? वुडवर्थ। और मैकडूगल, ये परिभाषाएं पूछी गई हैं। मैकडूगल की बुक का नाम क्या था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर इसके 16वें पेज पर उन्होंने क्या कहा? चेतना बुरा शब्द है। चेतना बुरा शब्द है। ठीक है, ये साइकोलॉजी की क्या रही है? हिस्ट्री। पहले वो आत्मा का अध्ययन करता था, फिर वो मन और मस्तिष्क का अध्ययन करता था, फिर वो चेतना का अध्ययन करता था और लास्ट में व्यवहारवाद को अपनाएगा। और ऐसा करने वाले कौन थे? वाटसन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बच्चे के अंदर विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास की प्रक्रिया को इन क्षेत्रों में क्या कहा जाता है? पहली बात तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको ठीक कर लो कि बच्चे के डेवलपमेंट के 4 पक्ष बताए गए हैं, 3 पक्ष नहीं बताए गए हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर ले कि 3 नहीं है, यहाँ पर कितने हैं? 4। 4 पक्ष कौन कौन से हैं? 4 पक्ष हैं। 4 पक्ष कौन कौन से हैं? शारीरिक, मानसिक, पूछे हुए हैं ये भी, सामाजिक और संवेगात्मक। फिजिकल, मेंटल, या उसी को कॉग्निटिव बोलो, मेंटल मत बोलो, इसको कॉग्निटिव, जो जीन प्याजे ने दिया था। कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ये चारों पक्ष एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं। किसी एक के अंदर कमी आ गई तो बाकी सब में ऑटोमेटिक कमी आ जाएगी। बच्चे के अंदर सामाजिकता नहीं है, समाज के साथ घुलेगा मिलेगा नहीं तो वो कुछ मानसिक क्रियाएं नहीं कर पाएगा। और अगर समाज के साथ घुलेगा मिलेगा नहीं तो वो इंट्रोवर्ट नेचर का होगा, वो चिड़चिड़ा होगा। तो उसके संवेग में क्या आता है? भय, क्रोध, प्यार, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष। और उनके ऊपर कंट्रोल कौन करती है? बुद्धि। अब उस बुद्धि को क्या कहा जाता है? संवेगात्मक बुद्धि। जो संवेगों पर कंट्रोल करे उस बुद्धि को कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, इमोशनल क्वोशेंट बोला जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंसी बोला जाता है उसको। अब शारीरिक पक्ष, जिस बच्चे को लकवा है, व्हील चेयर पर चलता है, हो सकता है कि वो स्कूल ना जा पाए, उसका मानसिक विकास ना हो पाए, वो घुल मिल ना पाए, उसके अंदर सामाजिक विकास ना हो पाए। अब घुलेगा मिलेगा नहीं तो अपने संवेगों पर कंट्रोल करना कैसे सीखेगा? इसका मतलब उसके अंदर संवेगात्मक विकास नहीं है। चारों पक्ष एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। किसी एक के भी कम ज्यादा होने से बाकी दूसरों पर भी इफेक्ट पड़ता है, यानी कि सबके सब क्या है? एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अब उन्होंने कहा बच्चे के विकास में अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मानसिक, ये मानसिक की जगह पर ही संज्ञानात्मक है, इसी को बोला जाता है, और सामाजिक और व्यापक क्षेत्र में विभाजित किए जाते हैं। विकास की प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संभवित है? अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित है? नहीं, अन्य को तो प्रभावित करते हैं। अगर इस पर ये कमजोर है तो ये अपने आप कमजोर हो जाएगा, ये भी कमजोर हो जाएगा, ये कमजोर है तो ये कमजोर हो जाएगा। यानी कि एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप नहीं है, ये एक दूसरे के साथ क्या है? बंधे हुए हैं। इसको क्या कहेंगे? स्वतंत्र रूप नहीं है। अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप नहीं, अन्य को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित है। ठीक है, तीसरा पूछा आंशिक रूप से विकसित। आंशिक मतलब संदेह की भावना है, कोई संदेह की भावना नहीं है, हम पूरी तरीके से डेफिनेट है, श्योर है, हम इस चीज के ऊपर पूरी तरीके से डिफाइंड है कि एक पक्ष कमजोर हो गया तो बाकी सारे पक्ष भी कमजोर हो जाएंगे। यानी कि आंशिक रूप से विकसित होने की कोई संभावना नहीं है, पूर्ण रूप से विकसित होने की संभावना है। बेतरतीब ढंग से विकसित है। बेतरतीब क्या है? सबका एक अपना ढंग होता है। बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, माँ की गर्भ के अंदर होता है तो उसका शारीरिक विकास हो रहा होता है। जब वो बाहर निकलता है तो वो सबसे पहले उसका संज्ञान बनते हैं, और संज्ञान किससे बनते हैं? उसके
सेंसेस से बनते हैं, फिर उस संज्ञान को जब ग्रहण कर लेता है अपनी स्कीमा के अंदर, उसको स्टोर कर लेता है, फिर उसके बाद वो सामंजस्य स्थापित करके बाकी सब चीजें सीखता है। अब जब सामंजस्य अनुकूल, जब समावेशन या अडेप्टेशन समाज के साथ क्या कर लेगा, समाजीकरण करेगा, अडेप्टेशन कर रहा है, फिर उसके बाद समाज में घुल मिल गया तो उसके संवेगों के ऊपर भी कंट्रोल करना सीखता है। यानी कि बेतरतीब नहीं है, ये क्या है, एक अच्छे ढंग से विकसित होते हैं, आंशिक रूप से विकसित नहीं है, पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। यानी कि ये बात भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो कहाँ तक संबंधित है, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित है, यानी कि आपस में क्या है, ये मिले जुले। इन चार में से 3 दे देते हैं, चौथा पूछ लेते हैं, एक गलत दे दिया फिर पूछ लेते हैं, यानी कि यही 4 पक्ष हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोचिकित्सा किन के लिए प्रयुक्त होती है? अब किसके लिए रहेगी, टीबी रोगियों के लिए, क्या मनोचिकित्सा का यहाँ काम है, टीबी रोगियों के लिए, विकलांगों के लिए, विकलांगों के लिए मन का चिकित्सक, मानसिक रोगियों का चिकित्सक, तो किसका करेगा, मनोरोगियों का करेगा, ठीक है। और ये क्या है, मनोचिकित्सक, यानी कि ये जो थे सिगमंड फ्राइड हो गए, जीन प्याजे हो गए, सब क्या थे, मनोचिकित्सक ही थे। फिर नेक्स्ट, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई क्या है, इसकी कठिनाई क्या है? मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलता पूर्वक कर सकते हैं? नहीं, मनोविज्ञान एक बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, कोई भी शिक्षक इसको चलता फिरता ऐसे नहीं है कि मनोविज्ञान का अध्ययन कर ले या उसको समझ ले, तो ये बात तो सही नहीं है। मनोविज्ञान में उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते, मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। क्या किसी ने स्कूल में साइकोलॉजी की लैब देखी है? फिजिक्स की लैब सबने देखी है, केमिस्ट्री की लैब देखी है, मैथ की देखी है, लैंग्वेज की स्कूल में नहीं देखते तो कॉलेज में जाकर देख लेते हो। तुमने कहीं पर भी साइकोलॉजी की लैब नहीं देखी होगी, क्योंकि जो इसके उपकरण हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। तो इसकी कठिनाई क्या बन गई, मनोविज्ञान के परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उसको उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। ठीक है, पहला तो वैसे ही गलत हो गया था कि हर किसी को मनोविज्ञान नहीं आता है, उसको लिए बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है। जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति क्या कहलाती है? अब खुद की करेगा तो क्या करेगा, अंतर्दर्शन करेगा, और दूसरे की मनस्थिति, जो मनोचिकित्सक है वो दूसरे की करते हैं तो वो क्या करेंगे, बहिर्दर्शन। खुद की क्या करेगा, अंतर्दर्शन। अपने खुद की क्या करना, मानसिक दशा का निरीक्षण करना क्या कहलाएगा, अंतर्दर्शन पद्धति कहलाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब 19वीं शताब्दी के अंदर जब मनोविज्ञान को साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता था, चेतन मन का विज्ञान कहा जाता था, और कहने वाले कौन थे, सुली थे, विलियम जेम्स थे, विलियम वुंट थे, वाइव्स थे। तो ये जो 4 नाम लिए मैंने, उनके अंदर एक विलियम वुंट थे, जिन्होंने क्या की थी, पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। और कब की थी, 1879 में। कहाँ की थी, जर्मनी में। कौन से शहर में, लिपजिंग शहर में। लिपजिंग शहर में। और आप इसको क्या कहा जाता है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, सारे पूछे हुए क्वेश्चन। कब की थी, 1879 में। कब की थी, 19वीं शताब्दी में। किसने की थी, विलियम वुंट ने। किसने की थी, विलियम वुंट ने। कहा, जर्मनी में, लिपजिंग में, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। विलियम वुंट को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। क्यों कहा जाता है, इसी लैब के कारण। ये क्या थी, यहाँ पर एक प्रयोगशाला थी। ठीक है, थोड़ी देर पहले भी बताया था। और ये किसके, कौन सी उसको बोलते थे विज्ञान, कॉन्शियसनेस, चेतन मन का विज्ञान बोला था इन्होंने। नेक्स्ट, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ थी, 1879। साल गलत हो गया, जर्मनी के लिपजिंग शहर में सही है। 1879 अमेरिका नहीं, कहाँ थी, जर्मनी में थी। 1879 जर्मनी के लिपजिंग शहर में। ठीक है, और ये तो सारा ही कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, यानी कि। और अब इसको क्या बोला जाता है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय।
ठीक है। नेक्स्ट, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, ये मैकडूगल तो कौन थे, जिनकी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी थी, जिन्होंने क्या कहा था, चेतना शब्द को गलत बताया था, चेतना को बुराई की थी। वॉटसन कौन थे, व्यवहारवाद को जन्म देने वाले। विलियम जेम्स और विलियम वुंट दोनों ही क्या थे, चेतनवन के विज्ञान बोलते थे, लेकिन ये जो प्रयोगशाला थी ये किसकी थी, विलियम वुंट की थी। नेक्स्ट, वंशानुक्रम के सिद्धांत। अब वंशानुक्रम के कितने सिद्धांत होते हैं, किस किसने दिए, उसके ऊपर एक बार स्टडी कर लेते हैं। मेंडल का सिद्धांत, जिसने सफेद चूहे और किस पे, मटर के दानों पर एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने कहा था कि जैसी माता पिता हैं उनसे विपरीत भी संतान हो सकती है, यानी कि उनके गुणों में विभिन्नता हो सकती है। जनन द्रव्य का निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन थे, यानी कि ये तो क्या थे, इन्होंने तो किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सफेद चूहे व मटर के दानों पर। और उन्होंने क्या कहा था कि विभिन्नता पाई जा, विभिन्नता क्या मतलब बिल्कुल ही अलग, जैसे माँ बाप हैं उनसे अलग बच्चे हो सकते हैं, यानी कि विभिन्नता पाई जा सकती है। दूसरा, जनन द्रव्य, ये किस कौन थे, बीजमैन। इन्होंने क्या कहा था कि बच्चे का जन्म एक कोशिका से होता है, लेकिन उसके जो गुण हैं, पिछली पीढ़ियों के गुण माता पिता के माध्यम से आगे आने वाली पीढ़ियों में आ सकते हैं। जनन द्रव्य की निरंतरता, यानी कि वो गुण खत्म नहीं होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आते रहते हैं। तीसरा है उपार्जित गुणों का। उपार्जित गुणों का ये कौन किसने दिया था, लेमार्क ने। उपार्जित गुण, उपार्जित कौन से किसको बोला जाता है, ट्रेट्स। किसको बोला जाता है, ट्रेट्स, जो हम कहां से करते हैं, हम वातावरण से उपार्जित करते हैं। जैसे कि इन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया था, जिराफ का। अब वो कहते हैं कि जिराफ की गर्दन छोटी होती थी, पहले वो घास, जमीन पे पड़े हुए घास को खाता था, लेकिन जब जमीन का घास खत्म हुआ तो उन्होंने वातावरण के साथ एडजस्ट करना शुरू किया, अडेप्ट करना शुरू करा, और उन्होंने पेड़ पौधों की पत्तों को खाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे पेड़ पौधों का पत्तों को खाते, उनकी गर्दन ऊपर बढ़ती गई, और ऊपर बढ़ते बढ़ते उनकी गर्दन लंबी होने लगी। यानी कि लेमार्क ने किसका एग्जाम्पल दिया था, जिराफ का दिया था, और इन्होंने बोला था उपार्जित गुणों की संरचना का सिद्धांत देने वाले कौन थे, लेमार्क थे। जनन द्रव्य का सिद्धांत देने वाले कौन थे, बीजमैन थे। और मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, सफेद चूहे और मटर पर। उन्होंने कहा था आगे आने वाली पीढ़ियों में विभिन्नता मिल सकती है, यानी कि जैसे माँ बाप हैं वैसे बच्चे ना हो सकता है कि बच्चों के अंदर दादा दादी नाना नानी या पीछे आने वाली पीढ़ियों का इफेक्ट आ गया हो। किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, किसने कही थी, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के हिसाब से क्या कहा गया था, सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात किसने की थी, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था, बीजमैन ने। नेक्स्ट, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था, बीजमैन ने, अभी बताया। मेंडल सफेद चूहे और मटर पर करे थे, लेमार्क उपार्जित गुणों का सिद्धांत दिया था, और जिराफ वाला लेमार्क ने दिया था। नेक्स्ट, वंशानुक्रम के नियम। वंशानुक्रम के 3 नियम होते हैं, एक होता है समानता का नियम, एक होता है भिन्नता का नियम, और एक होता है प्रत्यागमन का नियम। इसको तो क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, जैसे माँ बाप वैसे ही बच्चे। भिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी कि माँ बाप जैसे हैं उससे अलग बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत, मतलब एक ही माँ बाप के 2 बच्चे भी अलग हो सकते हैं, और जैसे माँ बाप हैं वैसे बच्चे ना हो। और लॉ ऑफ रिग्रेशन, बिल्कुल ही अलग हो, मतलब प्रत्यागमन हो, यानी कि काले माँ बाप के गोरे बच्चे मंद बुद्धि, इंटेलिजेंट माँ बाप के मंद बुद्धि के बच्चे हो जाएं, या माँ बाप की हाइट छोटी है बच्चे की हाइट बढ़ जाए। यानी कि माँ बाप जैसे बच्चे ना होकर बिल्कुल ही बच्चे अलग हो जाना, उसको क्या बोला जाता है, प्रत्यागमन का नियम। ऐसे मत कह देना कि ये बच्चे उस माँ बाप के हैं ही, या इन बच्चों के वो माँ बाप नहीं है। प्रत्यागमन का नियम यानी कि वंशानुक्रम, वंश से, हेरिडिटी से जो नियम दिए हैं वो 3 ही नियम है, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ वेरिएबिलिटी और लॉ ऑफ रिग्रेशन। इसमें सिमिलर होता है,
इसके अंदर भिन्नताएं पाई जा सकती है। एक माँ बाप के दो बच्चों में भी भिन्नताएं हो सकती है, एक मंदबुद्धि का और एक इंटेलिजेंट हो, एक काला और एक गोरा हो, एक हाइट छोटी और एक हाइट बड़ी हो। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे माँ बाप उससे बिल्कुल ही अपोजिट बच्चे हों, उसको क्या बोला जाता है, प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबिलिटी। किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। अब कुछ न कुछ भिन्न का देखो, एक तो बिल्कुल भिन्न हो जाना और एक कुछ ना कुछ का भिन्न होना, मतलब भिन्नता का नियम। इसमें समान थे, इसमें बिल्कुल अपोजिट थे, इसमें कुछ ना कुछ। एक माँ बाप के दो बच्चे भी एक जैसे नहीं हो सकते, वो भी यानी कि एक इंटेलिजेंट एक डफर हो सकता है, एक काला एक गोरा हो सकता है, एक हाइट अच्छी है एक हाइट अच्छी ना हो। तो यानी कि भिन्नता का नियम, कुछ न बिल्कुल समान न होकर कुछ ना कुछ अवश्य भिन्न होना। व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? अब व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? व्यक्ति के डेवलपमेंट के ऊपर किसका फर्क पड़ता है? वंशानुक्रम और वातावरण, दोनों का ही इफेक्ट पड़ता है। एक जीरो हो गया वातावरण, एक जीरो हो गया तो डेवलपमेंट जीरो हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगा दूं तो एक जीरो हो गया। मान लो ये 10% है तो ये 50 और ये 90% है, तो ये एक जीरो होने से 90% कुछ तो विकास हो रहा है ना। मैं माइनस कर दूं, एक को घटा दूं, तब भी विकास हो रहा है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, व्यक्ति का विकास है, अगर वंशानुक्रम की भूमिका को खत्म कर दे तो बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाए, और वातावरण की भूमिका को खत्म करना दैट मीन्स जीरो कर दे तो भी डेवलपमेंट रुक जाए। ऐसा कब पॉसिबल है? इसके बीच में कौन सा साइन लगाऊं? इसके बीच में कौन सा साइन लगाऊं मैं? इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाऊं, यानी कि D इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई E। D क्या है? डेवलपमेंट, H क्या है? हेरिडिटी, E क्या है? एनवायरमेंट। विकास, वंशानुक्रम, वातावरण। और ऐसा भी नहीं होता कि ये 10% है तो ये 90% है, ये 70 है तो ये 30 है। ये एक दूसरे को ही प्रभावित करते हैं। मतलब किसी के अंदर वंशानुक्रम की भूमिका ज्यादा होती है, किसी के अंदर वातावरण की भूमिका ज्यादा होती है। बच्चा जब गर्भ के अंदर होता है तब उसके ऊपर वातावरण क्या होता है? वातावरण तो उस माँ का जो नेचर है, जो उसकी गर्भ की जो स्थिति है, उसके ऊपर उस टाइम इफेक्ट किसका पड़ेगा? वंशानुक्रम का। जब बच्चा बाहर आएगा, घर के अंदर रहेगा तो परिवार का फर्क पड़ेगा। जब बच्चा स्कूल में जाएगा तो स्कूल के वातावरण का फर्क पड़ेगा, जब कॉलेज जाएगा तो कॉलेज के वातावरण का फर्क पड़ेगा। यानी कि कोई भी किसी टाइम पर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कोई भी एक इसके अंदर जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा? ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, उपरोक्त सभी फिर गलत हो गया। तो क्या बचा? वंशानुक्रम और वातावरण। विकासात्मक मनोविज्ञान कौन थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया था? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, वही किसकी बात करते हैं? वही विकासात्मक, इसी को क्या बोला जाता है? विकासात्मक सिद्धांत। तो ये कौन थे? जीन पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थॉर्नडाइक तो क्या थे? व्यवहारवादी थे। विलियम जेम्स विलियम वुंड के साथ काम करते थे, और गाल्टन थ्योरी एक अलग से आती है। बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसके प्रकाशित किया? अब क्या किसकी बात करें? बाल चिंतन, चिंतन शब्द आ गया तो चिंतन किसकी बात, कौन बात करता था? जीन पियाजे बात करते थे। स्टैनली हॉल ने क्या कहा था? किशोरावस्था तूफान, दबाव व संघर्ष की अवस्था। रूसो इमाइल बुक थी, वो किसकी थी? रूसो की थी। और थॉर्नडाइक कौन थे? व्यवहारवादी थे। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? शताब्दियों पूर्व, यानी कि बहुत सारी शताब्दी पूर्व। तो नीति शास्त्र तो कहीं पढ़ा ही नहीं हमने, समाज शास्त्र भी कहीं नहीं पढ़ा, तो उपरोक्त भी गलत हो गया। किसको माना जाता था? फिलोसफी का पार्ट था दर्शन शास्त्र, और दर्शन शास्त्र से क्या निकल कर आया था? मनोविज्ञान निकल कर आया था। और पहले इसको बोला आत्मा का, फिर इसको बोला मन का, फिर इसको बोला चेतना का, और लास्ट में इसको क्या बोल दिया गया? व्यवहारवाद का। और ये व्यवहारवादी कौन थे? वाटसन थे। ये कौन थे? वाटसन थे। यानी कि एक जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं वुडवर्थ की, मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को दूर किया, और फिर किसको अपनाया? व्यवहार को अपनाया। मन को आत्मा को छोड़ा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना से दूर हुआ, और फिर लास्ट में किसको अपनाया? व्यवहारवाद को अपनाया। यानी कि किसका पार्ट था ये? दर्शन शास्त्र का। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने में, यानी कि इसको अलग से एक विषय बनाने के लिए सबसे पहले परिभाषा, पहली परिभाषा क्या थी? पहली परिभाषा वही थी आत्मा का विज्ञान। ये क्या थी? पहली थी।
ये क्या थी, दूसरी थी, ये थी तीसरी, और लास्ट में किसको अपना लिया था, व्यवहार को। तो फर्स्ट कौन सी थी, आत्मा की। इटली के, अब इटली वाला कौन था, पेम्पोनोजी, जिसने मन और मस्तिष्क का विज्ञान बताया था। इटली के मनोवैज्ञानिक पेम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को क्या माना, मनोविज्ञान को क्या माना, मन और मस्तिष्क। कौन सी शताब्दी में माना था, 17वीं में, 16वीं में, 17वीं में, 18वीं नहीं, 19वीं और 20वीं। इसमें क्या माना गया था, यहाँ पर आत्मा, यहाँ मन, यहाँ चेतना और यहाँ व्यवहार। ये कौन थे, ये कौन थे, अरस्तु, प्लेटो, पेम्पोनोजी, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, शेली और वाइव्स। और ये कौन थे, वाटसन, उसके साथ है स्किनर। मन का और मस्तिष्क का, इटली वाला क्या गया, मन। चेतना का वो अभी बता दिया, आत्मा का भी बता दिया और व्यवहारवाद का भी बता दिया। चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, चेतना का विज्ञान मानने वाले विलियम वुंट भी थे, जेम्स शेली भी थे, विलियम जेम्स भी थे, तो उपरोक्त सभी। व्यवहारवाद का विकास मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक। अब व्यवहारवाद किसने बोला था, ये तो किसकी बात करते थे, आत्मा की। थॉर्नडाइक व्यवहारवादी थे, वुंट चेतना की बात करते थे, विलियम वुंट जिसने पहली लैब 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली थी, जिसका नाम आज कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। और ये कौन थे, इसमें क्या पूछा गया, प्रमुख। वैसे तो ये भी थे, थॉर्नडाइक भी और स्किनर भी थे, लेकिन क्या पूछा गया, प्रमुख। तो प्रमुख कौन है, वाटसन, जिसको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। 16वीं तक आत्मा का, 17वीं में मन मस्तिष्क का, 18वीं में कोई बात ही नहीं हुई, फिर चेतना का माना गया और फिर व्यवहारवाद का विज्ञान। ये ऑप्शन भी दे रखा है, क्या माना गया। साइकोलॉजी शब्द कहां से लिया गया था, साइको प्लस लॉगी, सॉल प्लस स्टडी, आत्मा का अध्ययन, लैटिन भाषा का एक शब्द था। अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश किसका शब्द था। ठीक है, आज हमने कौन से क्वेश्चन किए थे, आज हमने कौन से क्वेश्चन किए हैं, जो मनोविज्ञान की हिस्ट्री थी वहां से क्वेश्चंस उठाए और पूछे हुए क्वेश्चंस है। रीट में तो बहुत बार पूछते, सीटेट और हरियाणा एचटेट में ये वंशानुक्रम वातावरण का जो प्रोडक्ट था पूछा हुआ है। समानता, विभिन्नता और प्रत्यगमन का जो लॉ है, लॉ ऑफ हेरिडिटी बोला जाता है इसको, ये भी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार का विज्ञान, वाटसन कौन थे, विलियम वुंट कौन थे, बहुत बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के पास भी भेज सकते हैं। क्लासेस रेगुलर रहेंगी, पहले MCQ करवा रही हूँ, MCQ के थ्रू क्या करवा रही हूँ, थ्योरी करवा रही हूँ। आप ये कहोगे थ्योरी करवाओ तो वो भी करवा देंगे। सब कुछ क्लासेस क्या हैं ऐप पर, उस पर चैनल पर फ्री क्लासेस हैं। थैंक यू।